Hello students. So this is your part 3 of our environment chapter. So in the last class we discussed about the food chains and how the flow of energy occurs in the food chains. So today we will discuss the remaining 3 topics of this chapter. तो जो आपके 3 topics इसमें रहते हैं that is biological magnification, then we have ozone layer depletion and managing the garbage that we produce. Okay. So let's get started. So firstly, we will discuss about biological magnification. So accumulation of harmful chemicals in food chains, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं बायो में, बायोलॉजिकली जो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. So what is this? So the accumulation of harmful chemicals such as pesticides in the living organisms like plants, animals and humans unknowingly through the food chain, it is called as bioconcentration of pesticides. तो बायोकंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की जो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, वो अननोइंगली हमारी फूड चेन में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं और फिर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं दे मेक वे इन आवर बॉडी. So there is bioconcentration of the pesticides of the chemicals. तो basically pesticides क्या है, they are used for killing the pests, है ना. जो पेस्ट हो जाते हैं क्रॉप्स में, उनको किल करने के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, ये केमिकल्स यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके बाद बायो कंसंट्रेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जैसे कोई एसिड होता है, इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड. तो जितना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होता है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट. सो बायो कंसंट्रेशन यानी कि जो केमिकल्स हैं उसका जो अमाउंट है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है फूड चेन में, जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका लेवल क्या हो रहा है, केमिकल्स का बढ़ रहा है. ठीक है. और ये जो प्रोसेस है क्योंकि ये अननोइंगली हो रहा है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, एक फूड चेन में ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स. सो अब हम देखेंगे कि ये जो बायो कंसंट्रेशन है पेस्टिसाइड्स का, ये होता कैसे है. तो पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस. ऑब्वियसली दे आर यूज्ड फॉर किलिंग द पेस्ट्स. सो दे आर स्प्रेड ओवर क्रॉप प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम pests. So pests are basically harmful small animals which cause diseases. तो basically crops को diseases से बचाने के लिए जो farmers हैं they use pesticides. So these chemical pesticides they mix up with soil and water. So obviously जब farmers इसको spray करते हैं chemical pesticides को तो gradually ये जो pesticides होते हैं they go into the soil and they go into the water. अब क्या है, जो plants हैं they take their nutrition, they need water and they take this water from the soil. Along with this soil में बहुत सारे ऐसे nutrients हैं, minerals हैं, चीज़ें हैं जो कि plants को चाहिए. ठीक है. So from soil and water these pesticides are absorbed by the growing plants along with water and other minerals. So अब क्या है, जो हर भी अब now we are talking about the food chain कि किस तरीके से ये जो chemicals हैं वो ultimately हमारी बॉडी में आ रहे हैं from the soil and water itself. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, अब हम यहाँ पे एक फूड चेन के थ्रू हम इसे समझेंगे. तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं, जो भी हमने पेस्टिसाइड्स फार्मर्स ने डाला है ना, प्लांट्स पे स्प्रे किया, वो सारा कहाँ चला गया, सॉइल और वाटर में जाके मिक्स हो गया. नाउ ऑल दिस कंटेंट इट इज टेकन अप बाय द प्लांट्स. ठीक है. तो ये प्लांट्स में आ गया इसका कुछ कंटेंट है ना पेस्टिसाइड का. इसके बाद क्या हुआ, वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो किस पे फीड कर रहे हैं, दे आर फीडिंग ऑन द प्लांट्स. सो when herbivorous animals eat plant food, then these poisonous chemical pesticides they go into their bodies through the food chain, right. So अब यहाँ पे हमारे क्या आ गए, herbivorous animals, right. अब क्या हुआ, अब प्लांट से किस में चला गया, जो केमिकल्स थे वो herbivorous animals में चले गए. And when carnivorous animals eat herbivores, then the pesticides get transferred to their bodies. अब क्या हुआ, herbivorous animals को किसने खाया, carnivorous animals ने. And then ये जो पेस्टिसाइड है, जो केमिकल है, किसकी बॉडी में चला गया, कार्निवोरस एनिमल की बॉडी में चला गया. मैन बीइंग एन omnivore
eats plant food as well as herbivores. अब जो men है वो क्या है, वो एक omnivore की कैटेगरी में आता है, तो वो प्लांट फूड भी खाते हैं और एनिमल फूड भी खाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पे तो जो प्लांट्स हैं और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको किसने कंज्यूम करा, मैन ने, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल थे वो भी मैन की बॉडी में गए और इसमें जो केमिकल्स थे वो भी मैन की बॉडी में गए। सो द पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड एंड हर्बीवोर्स आल्सो गेट ट्रांसफर टू द मैन्स बॉडी थ्रू फूड। Thus, pesticides enter the food chain at the producer level or you can say plant level. तो pesticides food chain में आए कहाँ से? They are coming from the producer level. Plants are the producers in the food chain. ठीक है? इसके बाद and in the process of transfer of food through food chains, these harmful chemicals get concentrated at each trophic level. और जैसे जैसे जो फूड चेन है वो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं इनका अमाउंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। सो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच trophic level of a food chain is called as biological मैग्निफिकेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का, जैसे जैसे फूड चेन में हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इट विल गेट मैग्निफाइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट द अमाउंट ऑफ दीज केमिकल्स इज गेटिंग इंक्रीज्ड इन द फूड चेन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। सो ऑब्वियसली जो पेस्टिसाइड्स है वो कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, दे कैन नॉट गेट डिग्रेडेड, सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच trophic level. Since humans occupy the top level in any food chain, हमारा क्या है, हम तो टॉप लेवल पे आते हैं, हमारे कोई नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं है, राइट। So the maximum amount of harmful chemical pesticides gets accumulated in our bodies. ठीक है, अगर मैंने एक प्लांट प्रोडक्ट खाया है ना, या फिर कोई एक एनिमल प्रोडक्ट खाया, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की बॉडी में जो पेस्टिसाइड्स थे वो किसकी बॉडी में आ गए, मैन की बॉडी में आ गए। तो क्योंकि जो मैन है वो सबसे टॉप लेवल में है किसी भी फूड चेन में, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो पेस्टिसाइड्स हैं वो किसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, इन द बॉडी ऑफ मैन। सो दिस डैमेजेस आवर हेल्थ ग्रेजुअली। तो क्या होता है, जो केमिकल्स हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ and they damage our health, and tests have shown that most commonly used pesticide is DDT, which is getting accumulated in our bodies through the food chains. तो DDT basically क्या है, it is diphenyl trichloroethane. So this is the full form of केमिकल DDT. So DDT it is a pesticide, और जो फाइंडिंग्स हैं जो करी है उससे ये पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होने वाला कोई केमिकल सब्सटेंस है इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज DDT, which is diphenyl trichloroethane. ओके, तो ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अगर बहुत टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा सा अमाउंट से ऐसे कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इट कैन लीड टू लिवर प्रॉब्लम्स, देन किडनी प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि जैसे हमारी किडनीज हैं उनका काम क्या है कि यही जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से क्या करना, बाहर करना। तो जो किडनीज हैं उन पे इसका इफेक्ट आता है ना, इन केमिकल्स का, then it can lead to a number of problems. It can lead to immunity problems also. Okay, so basically this is called as biological magnification, कि जो pesticides हैं they are making way into the food chain, है ना, और यही जो chemicals हैं they are getting accumulated in our body and this is called as biological magnification. ठीक है, चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है, ये आप पहली बार नहीं टर्म सुन रहे हो, ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर का कितना इम्पोर्टेंस है, राइट। तो अब ये जो ओजोन लेयर है इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड,
ठीक है, अगेन ये एक हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि वाई दिस ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर किससे बनी है? ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ ओजोन, और ओजोन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज O3, ठीक है। सो बेसिकली ओजोन का जो मॉलिक्यूल है इट इज O3, इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 3 oxygen atoms, right? Okay, so ozone molecule is made up of 3 atoms of oxygen combined together, right? So ozone is also a gas but it is poisonous in nature if it is inhaled. तो जो ओजोन है it is also a gas but ये बहुत ही poisonous होती है. So now we will see how this ozone is formed. So ozone is formed high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiation ऑन ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जो यूवी रेडिएशंस होते हैं जो सन से आते हैं उसकी वजह से क्या होता है? ओजोन फॉर्म होता है. इट इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन गैस, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. सो बनती कैसे है? सो द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन splits oxygen gas into free oxygen atoms. So what is oxygen gas? It is O2. ठीक है, तो जो हाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से क्या होता है? जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है इट स्प्लिट्स अप इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये O2 का मॉलिक्यूल था और ये 2 एटम्स में क्या हो गया? ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन. नाउ द फ्री ऑक्सीजन एटम्स दस प्रोड्यूस्ड आर वेरी रिएक्टिव. तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। सो वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन ओजोन मॉलिक्यूल. तो अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ओजोन molecule. Okay, so this is the process. So this is the process by which ozone molecule is formed. So सबसे पहले क्या हुआ? Due to high energy ultraviolet radiation, this oxygen molecule gets split apart into 2 oxygen atoms, and because these oxygen atoms they are very reactive, they combine with oxygen and they form O3 which is ozone. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? ओजोन लेयर फॉर्म होती है. अब ये जो ओजोन लेयर है इसका बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स most of the harmful UV radiations coming from the sun and prevents them from reaching the अर्थ, ठीक है. तो जो ओजोन लेयर है, जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हो कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है उसको अर्थ के सरफेस तक आने से ये क्या करती है? रोकती है, ठीक है. और ये यूवी रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल होते हैं. दीज यूवी रेडिएशंस हैव एक्सट्रीमली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे नहीं, ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं ये एनिमल्स के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होते हैं और प्लांट्स के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, ठीक है. तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू स्किन कैंसर. दे कैन इसकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं उनमें क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है. So these UV radiations they also damage the eyes by causing an eye disease which is called as cataract. So UV rays damage immune system also by lowering the body's resistance to diseases. Thus, it is the ozone layer in the upper atmosphere which protects us from these diseases by absorbing UV rays coming from the sun. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ओजोन लेयर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस ओजोन लेयर इट इज गेटिंग डिप्लीटेड. सो देयर इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. अब ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स विच आर कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है. तो जो मेन जो केमिकल है जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, दोज केमिकल्स आर CFCs विच आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं और जिनको यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन, ये बेसिकली कूलेंट्स होते हैं, है ना, जिनको रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में इनको केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स में इनको यूज़ किया जाता है, एरोजोल स्प्रेयर्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, उसमें भी इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर. When they are released into the air, they react with ozone gas present in the ozone layer and destroy it gradually. ठीक है, तो ये जो CFCs होते हैं ये ओजोन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो ओजोन है वो स्प्लिट होती है और धीरे धीरे वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर हैज बिकम थिनर, allowing more UV rays to pass through it to the earth. ठीक है, thus due to the depletion of ozone layer caused by CFCs, more UV radiations reach the earth. ठीक है, तो अगर वो थिन होती जा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन क्या होगा, इट विल पास ऑन थ्रू द ओजोन लेयर, राइट। जैसे कि ओजोन होल भी है ना, एक बहुत बड़ा ओजोन होल भी है, एंटार्क्टिका के ऊपर है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं दे रीच द अर्थ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मैनेज द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिससे जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है इट इज़ मैनेज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गार्बेज। तो द हाउस होल्ड वेस्ट और रबिश इट इज़ कॉल्ड एज गार्बेज। तो जो भी, अगर हम हिंदी टर्म यूज़ करें, जो भी कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है घर में, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे लिए यूज़ का नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, वो बेसिकली क्या है, garbage. So every household produces a lot of garbage or waste daily. So obviously बहुत सारा क्या होता है, garbage generally produce होता है, daily garbage produce होता है. So this garbage includes leftover food, fruit, vegetable peels, fruits and vegetable peels, fallen leaves of potted plants, waste paper, unwanted plastic objects such as plastic bottles or polythene bags, toys. Then we have glass articles, glass bottles, broken window panes, and then we have metal objects like aluminium foils जो कि हम use करते हैं अपने घरों में. Then we have rusted iron grills. Then we have old wooden objects, rags, old torn clothes, discarded shoes and sewage. So sewage basically क्या है, जो drainage system से produce हो रहा है ना, वो बेसिकली क्या है, सीवेज, द डर्टी वाटर। सो अब ये जो गार्बेज सारा हमने पढ़ा, इसमें से कुछ गार्बेज तो क्या होता है, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल। तो आपको पता ही है, जो वो वेस्ट जो कि क्या हो सके, डिग्रेड हो सके बायोलॉजिकली, है ना, नेचुरली जो डिग्रेड हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, दैट वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और यही जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसमें कुछ वेस्ट कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो कि डिग्रेड नहीं हो सकता, इट विल रिमेन एज सच। सो some of the waste is biodegradable, whereas a major part of it is non-biodegradable. So if the household garbage or waste is not disposed of properly, it can pollute the environment. Again, हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि किस तरह से ये जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ये किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, डैमेज करता है। इट विल लीड टू पोल्यूशन अल्टीमेटली। ठीक है, ये जो अनवांटेड कंटामिनेटिंग सब्सटेंसेज हैं, जब वो एयर में जाएंगे इट विल लीड टू एयर पोल्यूशन, वाटर में जाएंगे तो इट विल लीड टू वाटर पोल्यूशन, सॉइल में जाएंगे तो इट विल लीड टू सॉइल पोल्यूशन, राइट। सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट को डिस्पोज करने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, वी आर गेटिंग रिड ऑफ इट, हम उसको वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे क्या होता है, ये जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं विदाउट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। सो सम ऑफ दीज मेथड्स आर हियर, और हम एक एक करके इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, देन वी हैव इंसिनरेशन, देन लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली वी हैव
रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट है, जो भी वो वेस्ट है, हम उसको दोबारा से कुछ ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं और उसे एक नई चीज में क्या कर रहे हैं, अ न्यू थिंग इज मेड फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, तो एक नई चीज हमने क्या करी, बना ली, वो कुछ ऐसे प्रोसेसेस से निकला वो वेस्ट मटेरियल जिससे हमने एक न्यू चीज बनाई। सो द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, दे आर रिसाइकल्ड, दे कैन बी रिसाइकल्ड। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पेपर, अगर हम जैसे वेस्ट पेपर की बात करें, जितना भी जो पेपर है, इट इज सेंट टू पेपर मिल्स वेयर इट इज रीप्रोसेस्ड टू फॉर्म न्यू पेपर वंस अगेन। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, जो ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, बकेट्स, बाउल्स, कप्स, प्लेट्स, तो बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, दे आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड। दोबारा से हम उस प्लास्टिक को क्या कर लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, और फिर से वो प्लास्टिक क्या हो जाता है, रिमोल्ड हो जाता है, और दोबारा से उसके क्या बन जाते हैं, नए आर्टिकल्स बन जाते हैं। सिमिलरली वेस्ट मेटल आर्टिकल्स, ठीक है, मेटल आर्टिकल्स होते हैं, ये सब क्या है, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स हैं, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट दे आर रिसाइक्लेबल, हम उनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। सो दे आर सेंट टू मेटल इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिसाइकिल्ड एज सॉलिड मेटल फॉर वेरियस पर्पसेस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम वी कैन गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल की, देन वी कैन प्रिपेयर कंपोस्ट। कंपोस्ट तो हम घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो घर से प्रोड्यूस हो रहा है वो वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं पॉटेड प्लांट्स की, तो ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितने भी ये वेस्ट मटेरियल है, उससे हम हाई क्वालिटी कंपोस्ट बना सकते हैं। सो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय बरिंग इन अ पिट विच इज कॉल्ड एज कंपोस्ट पिट। आपने पढ़ा भी होगा अपनी लोअर क्लासेस में कि कंपोस्टिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। ठीक है, तो जितना भी ये जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो भी बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, टी लीव्स हैं, जो टी पत्ती होती है जो बच जाती है, ये सारा मटेरियल हम लेके हम एक पिट को डक करके, जैसे हम क्या बोलते हैं कंपोस्ट पिट, उसमें हम ये सारा मटेरियल क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और कुछ टाइम बाद उसका हमें क्या मिलेगा, हाई क्वालिटी कंपोस्ट मिलेगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मैन्योर। तो ये जो हाई क्वालिटी मैन्योर होता है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर में तो रिच होगा ही, क्योंकि हमने किससे बनाया है, ये सारी ऑर्गेनिक चीजों से तो बनाया है। ठीक है, तो इट इज वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स, है ना। तो इतनी चीप तरीके से हमारी क्या बन जाती है, बेसिकली जैसे अगर हम हिंदी में वर्ड यूज करें कि हमें क्या मिल जाता है, हमारे प्लांट्स के लिए खाद प्रोड्यूस हो जाता है, जब हम उसे मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं, तो इट इज वेरी गुड फॉर आवर प्लांट्स, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट। देन वी हैव इंसिनरेशन। तो जो इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है, ये आप घर पे नहीं कर सकते, ये इसकी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है। बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, इंसिनरेटर्स होते हैं जिसमें ये प्रोसेस होता है। सो इंसिनरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग टू एशेस। तो किसी चीज़ को हमने इतना बिल्कुल ऐसे जला दिया उसको कि वो जो चीज़ है वो बिल्कुल जल के क्या हो गई, राख हो गई। ठीक है, द थिंग इज रिड्यूस टू ashes. So the burning of a substance at high temperature, high temperature मतलब क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर के टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं वेस्ट को, टू फॉर्म ash, and it is called as incineration. So incineration is used to destroy household waste, chemical waste and biological वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब जो कि हॉस्पिटल से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सिरिंजेस हैं, है ना, इसके बाद निडल्स हैं, तो ये सब जो भी वेस्ट मटेरियल है, केमिकल वेस्ट है, जैसे कि सेल्स हैं, बैटरीज हैं, ये सब कहाँ वेस्ट जाता है, इंसिनरेटर्स में जाता है। सो इंसिनरेशन ग्रेटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम बहुत सारी कोई चीज़ें हैं फिर हम उसको बिल्कुल ऐसे जला देंगे अच्छे से, तो थोड़ी सी तो उसमें राख बचेगी चीज़ों की, है ना, तो इससे जो वॉल्यूम है वेस्ट का वो भी बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
This is because when the large volume of waste material is burned, then only a small amount of ash is left behind, which can be disposed of by landfill. इसके बाद जो भी यहाँ पे ash थोड़ी बहुत बचेगी वो हम कहाँ पे dispose कर सकते हैं? Landfill पे जाके dispose कर सकते हैं, right? अभी हम discuss करेंगे landfill भी. So incineration is carried out in an incinerator. So a device which is called as incinerator, it is used for the process of इंसिनरेशन. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इमेज भी डाली है, ठीक है. दिस इज अ इंसिनरेटर, है ना. इस तरीके का ये इंसिनरेटर होता है और इसमें देखो जैसे यहाँ पे जल रही है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर, है ना. तो ये क्या है? इंसिनरेटर्स हैं. इट इज अ काइंड ऑफ फर्नेस बेसिकली, है ना. फर्नेस ही तो है ये. So the solid waste is burned at a high temperature in the incinerator. So all the organic matter, जो भी organic matter अगर present है ना वेस्ट में, तो वो तो कैसे रिमूव हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एयर, है ना. और जो ऐश बाद में जो बचती है, इट इज रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसिनरेशन. कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या करना? बर्न करना टू फॉर्म ऐश, ठीक है. सो द नेक्स्ट मेथड इज लैंडफिल. ओके. सो लैंडफिल, ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. तो लैंडफिल क्या होते हैं? बेसिकली दे आर लो लाइंग एरियाज, जो कि रेसिडेंशियल एरियाज से बहुत ही दूर होते हैं ये एरियाज. और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है वो सारा कहाँ पे लेके जाते हैं? लैंडफिल पे उसको डाल दिया जाता है, ठीक है. सो the disposal of waste by putting it in low-lying areas of ground and covering it with earth, और बेसिकली वाटर, मिट्टी, ठीक है. कि पहले तो वेस्ट डाला, फिर उस पर एक लेयर किसकी डाल दी? मिट्टी की डाल दी. एंड इट इज कॉल्ड एज लैंड फिल. लैंड को हम क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं विद ऑल द वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है. तो ये जो लैंडफिल्स होते हैं दे आर वेरी इन्हें ये दूर होते हैं रेसिडेंशियल एरियाज से, क्योंकि लैंडफिल के पास बहुत सारी स्मेल होती है. इट इज़ वेरी बहुत ही गंदगी होती है वहाँ पे, क्योंकि सारा वेस्ट वहाँ पे ऐसे थ्रो किया जाता है. इसलिए ये जो एरियाज होते हैं रेसिडेंशियल एरियाज से क्या होते हैं? दूर बनाए जाते हैं. So most of the solid waste in urban areas is dumped in low-lying areas of ground and covered with earth to level the uneven ground. A big landfill site can be used to dispose of waste materials or garbage for a considerable time. तो बहुत सारा amount of garbage हम क्या कर सकते हैं? लैंडफिल पे डाल सकते हैं, ठीक है. तो इसके बाद क्या होता है? जब एक अमाउंट ऑफ लैंड जब हम उसमें डाल देते हैं गार्बेज बहुत सारा, इसके बाद क्या करते हैं? जब वो सारा डिग्रेड हो जाता है मटेरियल, इसके बाद ये जो लैंडफिल साइट होती है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी पार्क में या प्लेग्राउंड में. जैसे कि आपने सुना होगा जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ एक पार्क है, वो भी किस पे बनाया गया है? वो एक लैंडफिल पे ही बनाया गया है. ओके. तो इस तरीके से क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा जो अर्बन एरियाज का अधिकतर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इट इज़ डम्प्ड इनटू दीज लैंडफिल्स. ओके. देन द लास्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट. तो ये तो हमने सारी बात करी थी, जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसे हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं. इसके बाद क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट होता है. तो डर्टी ड्रेन वाटर प्रोड्यूस होता है घरों में, ठीक है. तो ये जो डर्टी ड्रेन वाटर होता है, इट कंटेन्स यूरिन एंड फीसेस एंड इट इज कैरीड फ्रॉम आवर होम्स बाय अंडरग्राउंड पाइप्स, और इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं? सीवर्स. और ये जो पानी होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सीवेज, दिस डर्टी ड्रेन वाटर. एंड इफ अनट्रीटेड सीवेज, अब ये जो सीवेज है इसका ट्रीटमेंट होना क्या है? ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर ये अनट्रीटेड सीवेज इट इज डम्प्ड एज सच इनटू अ रिवर, इट विल पॉल्यूट द रिवर वाटर, राइट. तो इससे क्या होगा? रिवर वाटर पॉल्यूट होगा जब सीवेज उसमें जाएगा. जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सीवेज को क्या करेगा? डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, है ना. उसकी वजह से क्या होगा? पानी की ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएंगे. उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, राइट. तो ये जो सीवेज प्रोड्यूस होता है इसका ट्रीटमेंट होना क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये कहाँ ट्रीट किया जाता है? इन वेरी बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है. आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. पूरा एक इसका क्या होता है? प्रोसेस होता है. अलग अलग क्या होता है? अलग अलग टैंक्स होते हैं जिसमें से ये जो सीवेज वाटर होता है ये पास ऑन होता है, और एंड में हमें क्या मिलता है? एक क्लीन वाटर मिलता है विच इज देन इट इज देन ट्रांसफर्ड टू द रिवर,
ठीक है. सो सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रीटिंग इट एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, or you can say sewage works. So the treatment of sewage will produce clean water which is then discharged into the river. Organic matter which is present in sewage, it is digested in the digesters of sewage treatment plant. तो मैंने जैसे आपको बताया अलग अलग टैंक होते हैं जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसमें सीवेज का क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है. उसमें एक डाइजेस्टर टैंक भी होता है जिसमें क्या होता है, देर इज एनारोबिक बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन दिस डाइजेस्टर टैंक. तो वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सीवेज गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, बायोगैस. देन दिस बायोगैस इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट होता है किसका, ड्रेन वाटर का. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट ये यहाँ पे होता है फिनिश. ठीक है, तो अब आपका एक चैप्टर बचा है जो रहता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दैट चैप्टर. तो अच्छे से अब अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का, तो सारे जो लेक्चर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू करना. ठीक है, कोई कोई डाउट्स हो आप पूछ लेना, और अब आपको जल्दी से मैं इसकी असाइनमेंट जल्दी मिल जाएगी और आप उसको सॉल्व करके मुझे भेजना. आई विल चेक इट. ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से पढ़ लेना इसको एंड टेक केयर. थैंक यू.